नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम के बारे में बात करूँगा। कई लोग इसको सिम्टम समझते हैं, कई लोग इसको बीमारी समझते हैं, बट ये एक्चुअली एक सिम्टम है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ होना। कब्ज़ होना कोई बीमारी नहीं है, ये दूसरी बीमारी का सिम्टम हो सकता है, यानी कि किसी दूसरी प्रॉब्लम के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन का अर्थ होता है, प्रायः जो होता है दो सेंस में, एक होता है कि मोशन यानी कि लैट्रिन नहीं आ रही हो, दूसरा होता है कि लैट्रिन अगर हम करने के बाद लगे कि पूरी तरह से पेट साफ ना हो रहा हो, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। यानी कि बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो दिन में 4 से 5 बार भी लैट्रिन अगर जाते हैं तो लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ। तो ये अलग अलग, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें, अगर वो उनका डेफिनेशन कॉन्स्टिपेशन का है कि अगर हफ्ते से 3 बार से कम लैट्रिन आती हो तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। पर हमारा इंडियन डाइट और लाइफस्टाइल ऐसा है कि अगर हम ये डेफिनेशन फॉलो करें तो फिर तो उसमें ज़्यादातर लोग नॉर्मल ही नज़र आएंगे, तो हमारे पास इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन वाले लोग ज़्यादा आते हैं। कॉन्स्टिपेशन का जो मतलब होता है, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में है, या एनोरेक्टल एरिया में, जहाँ से लैट्रिन जब अल्टीमेटली रेक्टम जो होता है, इंटेस्टाइन का जो आखिरी हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो एनस में आकर के खुलता है, उसके प्रॉब्लम से होती है। कॉन्स्टिपेशन की कारणों को अगर हम देखें तो कई बार इसमें जो सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं, जैसे कोई सिस्टमिक बीमारी हो, जिसमें सबसे कॉमन होती है थायराइड की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म। कई बार इन लोगों को, यंग लोगों को कॉन्स्टिपेशन जब चल रहा हो बहुत ज़्यादा, तो टेस्ट में हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, कुछ लोगों को किडनी फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपर कैल्शियम बढ़ने वाली कुछ बीमारियां होती हैं। अनकॉमन चीज़ें हैं, पर ये ऐसा होता है तो उसमें हमेशा इस चीज़ों की जांच करनी होती है। कॉन्स्टिपेशन के कारणों में अगर हम इन्वेस्टिगेशंस आगे करते हैं तो इसमें 2 चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट की एज क्या है, कितने दिनों से बीमारी है, और कुछ चीज़ें होती है सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं रेड फ्लैग साइंस, यानी कि कुछ खतरे की घंटी तो नहीं है। इन खतरे की घंटियाँ क्या हैं? खून की कमी होना, लैट्रिन में ब्लड आना, वेट का कम होना, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग साइंस है। और एज अपने आप में 55 साल से उम्र की ज़्यादा अगर हो तो ये एक खतरे की घंटी है कि हम इसमें फिर सिंपल टेस्ट की बजाय आगे के कुछ एडवांस टेस्ट करें। तो जब भी ये रेड फ्लैग साइंस हो, ओल्ड एज हो, तो हमें जो बेसिक टेस्ट होती है कोलोनोस्कोपी, ये बिना आगे देर किए हुए कोलोनोस्कोपी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो सिंपल बीमारियों के अलावा कॉन्स्टिपेशन के कारणों के सीरियस कॉजेज़ का होता है, जो कारण होते हैं उसका दूसरा स्पेक्ट्रम आंतों का कैंसर होता है, यानी कि कोलन का कैंसर होता है। तो अगर वेट कम हो रहा हो, एज ज़्यादा हो, खून की कमी हो, तो इसकी संभावना काफ़ी है, और कोलोनोस्कोपी के ज़रिए ये 100% अगर है तो ये चीज़ पता चलेगी। तो सिंपल ब्लड के टेस्ट के अलावा कोलोनोस्कोपी एक दूसरा इन्वेस्टिगेशन हो गया। ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोगों को ये सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम है, तो उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? तो इसके लिए 2 तरह की बीमारियां होती हैं जो कॉमन, एक को कहते हैं हम IBS और दूसरे को कहते हैं स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। और इनफैक्ट इसमें तीसरी एक और कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर्स। तो बहुत ही संक्षेप में मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। IBS यानी कि अगर हम पेट में दर्द हो रहा हो और उसके साथ बार बार लैट्रिन आ रही हो तो इसको IBS कहते हैं। IBS के बारे में एक दूसरा मेरा वीडियो है जिसके बारे में आप देख सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 जो कैटेगरीज बच गई, 2 ग्रुप जो बच गए हमारे पास, एक हो गया स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन और दूसरा हो गया फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर। स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में एक्चुअली आंतों के चलने की मूवमेंट स्लो होती है, इसको डायग्नोज करने की भी टेस्ट होते हैं, इसमें पेट में कोई दर्द नहीं होता है। फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि लैट्रिन आकर के, मल आकर के रास्ते में फंसा हुआ है और बार बार जाना पड़ रहा है। कई सारे लोग कुछ फिजिकल मैन्यूवर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फिंगर्स के ज़रिए लैट्रिन को बाहर निकालना। ये बहुत कॉमन चीज़ है जो लोग झिझक के कारण, शर्म के कारण बताते नहीं हैं, और कई बार डॉक्टर्स पूछते भी नहीं हैं। कुछ लोग वाटर जेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो पानी डाल करके रेक्टम के अंदर ताकि वो स्टिमुलेट हो। तो फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर, यदि फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर हम किसी को सस्पेक्ट कर रहे हैं
तो एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट फिर इसके लिए होती है एनल मैनोमेट्री, जो बहुत कम सेंटर्स में, ज़्यादा सेंटर्स में नहीं अवेलेबल है, अब तो ये काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है, वो ज़रूर कराना चाहिए। और फिर डीफिकोग्राफी, क्योंकि अगर इस बीमारियों में कई बार बायोफीडबैक एक तरह का ट्रीटमेंट होता है कि इस तरह के मरीज़ों को हम जितना कब्ज़ को कंट्रोल करने की दवा दें, प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। तो ये तो कारणों और इन्वेस्टिगेशंस की बात हो गई। ब्लड टेस्ट, कोलोनोस्कोपी, ज़रूरत पड़ने पर एनल मैनोमेट्री, डिफिकोग्राफी और कोलोनिक ट्रांजिट टाइम एक टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट, ज़्यादातर लोगों को कोई बीमारी नहीं होगी तो उनके लिए ट्रीटमेंट खाने पीने का रूटीन ठीक करना, पानी का इंटेक बढ़ाना, फाइबर का इंटेक बढ़ाना, स्लीप एक बहुत ही ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है हर चीज़ का, सोना, टाइम से सोना। आप अपने अनुभव में देखेंगे कि किसी दिन आप रात को 1 बजे सोएं और जल्दी उठ जाएं या बहुत लेट से उठें या स्लीप गड़बड़ है। ट्रैवल करते समय यह कॉन्स्टिपेशन बड़ा कॉमन होता है। तो इन चीज़ों के कारण होता है हमारी दिनचर्या और खान पान के बिगड़ने से। इसको रेगुलेट करना फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी ज़रूरी है। तो इसको सुधारने से ज़्यादातर लोग ठीक होते हैं। और शॉर्ट टर्म में कुछ सिंपल लैक्सेटिव्स यूज़ करना, जैसे बल्क लैक्सेटिव्स होते हैं जिसमें ईसबगोल या दूसरे नॉन फाइबर लैक्सेटिव्स होते हैं, या कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं जो सिरप्स के फॉर्म में आते हैं। यदि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो तो कुछ गोलियां होती हैं जो इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती हैं। और अगर इन सब में से नहीं काम चल रहा हो और कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा समय से हो, जिसको स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, तो उसमें अब काफ़ी कारगर दवाइयाँ हैं जो कोलोनिक मूवमेंट को बढ़ाती हैं या आंतों के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, जिसमें प्रोकैलोप्राइड, लूबिप्रोस्टोन, ये 2 इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं। पर ये सारी दवाइयाँ स्पेशलिस्ट के निगरानी में, देखभाल में और उचित जांचों के बाद करनी चाहिए। और फीकल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर है अगर, तो इसमें बायोफीडबैक एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, जिसमें बायोफीडबैक का बहुत ही सरल भाषा में मतलब ये है कि इसको डिफिकेशन यानी कि स्टूल पास करने की प्रोसेस के लिए ट्रेन करना। यानी कि अगर आपकी एनल मसल्स ढंग से रिलैक्स नहीं कर रही हो, एब्डोमिनल प्रेशर सही ढंग से नहीं लग रहा हो, इसके बारे में ट्रेन करना, एक तरह की एक्सरसाइज के ज़रिए सिखाना एक मशीन से फीडबैक के बाद। तो ये बायोफीडबैक कई बार काफ़ी कारगर साबित होता है। और एक्सट्रीम केसेस में कुछ सर्जरीज होती हैं जो कि बहुत ही अनकॉमन है, ये नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन चूँकि इतना कॉमन प्रॉब्लम है और इसके कारणों की रेंज काफ़ी बड़ी है, क्लिनिकल सेटिंग और इसके इस उम्र के हिसाब से क्या कारण निकलता है, उसको अप्रोप्रिएटली जांच करके फिर उसका ट्रीटमेंट करने से इसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। धन्यवाद।